आगे बढ़ते हैं। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक, विभागों के बंटवारे पर आज हो सकता है फैसला। विभागों के बंटवारे पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। पिछली बार राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री थे, एस जयशंकर पिछली सरकार में विदेश मंत्री थे। कल प्रधानमंत्री के साथ दरअसल मंत्रियों ने शपथ ली और अब विभागों का बंटवारा होना है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, अमित शाह ने गृह मंत्री का पदभार संभाला था, लेकिन आज जो पहली कैबिनेट बैठक होनी है उसमें यह तय होगा कि देखिए, शपथ तो ले ली गई है, लेकिन किससे कौन सा विभाग दिया जाना है, इसका बंटवारा होना है। आज शाम मोदी कैबिनेट की अहम बैठक और विभागों के बंटवारे पर बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि बैठक देखिए पहली बैठक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किसे कौन सा विभाग मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, पिछली सरकार में आपने देखा था अमित शाह गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर थी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दोबारा से शपथ ली है, लेकिन क्या विभाग वही रहेगा? नितिन गडकरी के विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था, तो क्या इस लिहाज से उनका विभाग जो है वही कंटिन्यू रहेगा? 2 बार के कार्यकाल में रहा है, लेकिन क्या तीसरे बार में रहेगा या फिर विभाग बदल दिया जाएगा? ये आज पता चल जाएगा। पिछली बार की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे। हमारे साथ हमारे एडिटर ओपी जी जुड़ गए हैं। ओपी जी, देखिए, आप सबसे अहम चीज है कि कल शपथ ग्रहण तो हो गया है, लेकिन आज एक अहम काम है, विभागों का बंटवारा। देखिए, अब से आज दो कुछ महत्वपूर्ण काम है। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और उससे पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा। विभागों का बंटवारा, आप ये सोचिए, जो मंत्रिमंडल कल गठन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, और उसका जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसमें 28 जनरल कैटेगरी के हैं, 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं, 5 एसटी से हैं, और जनरल ये महिलाओं 7 महिलाओं को भी जगह मिली है। तो जो विभागों का बंटवारा होगा उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो सभी वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, सभी कैटेगरी के लोगों को जो है कहीं ना कहीं मंत्रालय में एक पोर्टफोलियो में जगह मिले, ताकि ये बात, देखिए, पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया था उसमें ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए जो कैबिनेट का जो कल विस्तार हुआ, कैबिनेट का जो नए कैबिनेट की जो शपथ दिलाई गई उसमें 29 ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं। और आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें मोदी सरकार, कल आपने जब चाय पे मोदी ने बुलाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के जो संभावित मंत्री थे उनके, उस समय जो उन्होंने हाई टी पार्टी दी थी, उस समय तक शपथ नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने 100 दिन के काम में जुट जाने का संकेत दे दिया था, सबको निर्देशित कर दिया था कि जो पिछला काम बकाया है उसे पूरा करना है, और आगे जो हमने तय किया अगले 5 साल का जो रोड मैप है और अगले 100 दिनों का जो हमने टारगेट फिक्स किया है उसे पूरा करना है। और उसके तहत आज जो पहला मेजर डिसीजन होने वाला है आज की कैबिनेट की बैठक में है, वो है 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घोषणा की थी बीजेपी ने चुनाव के वक्त कि हम और अब 3 करोड़ और अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास जो है वो मुहैया कराएंगे। इसी के तहत आज 2 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेकर एक अहम फैसला हो सकता है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के पहले अब से कुछ ही देर बाद वो लिस्ट, लगभग विभागों का बंटवारा तय है, कई राउंड की बैठक हो चुकी है, उसको कैबिनेट सेक्रेटरीट की ओर से जारी करना बचा हुआ है, और उम्मीद है कि अब से कुछ पलों बाद या कुछ घंटे कह लीजिए उसके बाद मंत्रालयों का और विभागों का जो बंटवारा है वो सबके सामने हो जाएगा। अगर हम देखें तो विभागों के बंटवारे की बात कर लूं जी, तो क्या लगता है कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनका विभाग जो है वो बदला जा सकता है? क्योंकि हालांकि तमाम ऐसे चेहरे रहे और जाहिर सी बात है कि दोबारा अगर जगह मिल रही है तो पिछले कार्यकाल में बेहतरीन काम किया होगा, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे चेहरे, जैसे नितिन गडकरी का विभाग नहीं बदला गया था, तो इस बार क्या लगता है कि विभागों का ये जो बंटवारा है वो किस आधार पर होने वाला है? देखिए, आपने जो पिछले मोदी 2.0 के जो मंत्री थे उनका काम देखें तो उसमें नितिन गडकरी हैं, एस जयशंकर हैं, अमित शाह हैं, उसके अलावा आपको जो मनसुख मंडाविया हैं, या फिर कई ऐसे मंत्री हैं जिनका जो काम है, अश्वनी वैष्णव हैं, हरदीप पुरी हैं, उसी के आधार पर देखिए उनको फिर से दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई, निर्मला सीतारमण है। तो ये जितने भी मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं, इनके, मुझे लगता है कि इनके विभागों को
बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल संकेत दिया था कि बाकी जो बचा हुआ काम है, मोदी 2.0 का जो काम बचा हुआ है, उसको प्रायोरिटी पे पूरा करना है। रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री का जो रोल है वो बहुत अहम है। हमारे चीन से संबंधों को लेकर बार बार बात उठ रही है, पाकिस्तान से संबंधों को लेकर बार उठ रही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का मामला है, या फिर रशिया के साथ रिलेशन है, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इनके साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि एस जयशंकर को दोबारा विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्री बनाया जा सकता है। संभव है, अभी मैं कह रहा हूं, या तो अमित शाह या फिर से राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के समय बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, बहुत ही अहम रोल प्ले किया था वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, और कोरोना से जो हमारी लड़ाई थी उसमें उनका एक अहम रोल रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें भी, धर्मेंद्र प्रधान है, उन्हें भी रिपीट किया जा सकता है शिक्षा मंत्री के तौर पे। रेलवे का जहां तक मामला है उसको लेके एनडीए के जो घटक दल है वो लगातार मांग करते रहे। बीजेपी के साथ जो एलजेपी की बैठक हुई थी या जेडीयू की जो बैठक हुई थी, उसमें रेलवे को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से रेलवे में काम हो रहा है, मेरा जो ये आकलन है उसके हिसाब से अश्वनी वैष्णव के पास ही रेल मंत्रालय रहेगा। हाँ, कुछ और जो कृषि मंत्री को लेकर, कृषि मंत्री के बारे में चर्चा है कि या तो शिवराज सिंह चौहान के पास जाएगा या फिर जेडीयू के खाते में जा सकता है एक बड़ा मंत्रालय। तो इस तरह से जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पे जो एनडीए के एलाइज हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी तरफ से जो डिमांड है, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर हैं, उसके बारे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जो अभी जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं उसमें देखिए, अभी जो संगठन में जो मंत्री हैं, देखिए कौन कौन से मंत्री नहीं बने हैं उनको जरा देखिए। मंत्री अब जेपी नड्डा का देखिए, जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तब उनका बने रहना फिर से, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है जून में, तो उनका बने रहना अब तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो अगली बार फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि उनका पूरा जो टर्म है वो पूरा हो चुका है। जो संभावनाएं जता जा रही हैं, देखिए कौन से अनुराग ठाकुर हैं जिनको महामंत्री बनाया जा सकता है, या फिर आप देखिए कौन से और बड़े मंत्रालय जो चेहरे हैं जो रह गए हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो मुझे लगता है संगठन को देखते अभी इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है कि संभव है कि किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाए। समझना चाहेंगे कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसा नाम आता है जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं करते, हम और आप चर्चा भी नहीं करते हैं, ऐसा कोई नाम निकल कर आ सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग नहीं, जिन्हें मंत्री बनाया गया, उनसे चूज किया जाए। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्रियों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नाम जो निकल कर आया वो ऐसा था जिसके बारे में कल्पना किसी ने भी नहीं की थी हर राज्य में। ऐसा ही कोई नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए भी हो सकता है? नहीं, देखिए अभी आप देखिए हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो बीजेपी अभी से ही एक चुनाव खत्म होता है, बीजेपी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो अगला जो भी अध्यक्ष बनेगा उस पर सबसे पहले हरियाणा की जिम्मेदारी होगी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये चुनाव इसी साल होने हैं। तो उम्मीद है कि बीजेपी जब अपना कोई नेता अध्यक्ष चुनेगी तो इनमें इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा, प्लस जो एनडीए गठबंधन से सहयोग की बात है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, प्लस जो आप देखिए जो बीजेपी को एक संगठन के तौर पे जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कराना बीजेपी अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो बीजेपी अध्यक्ष को चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में जादू करे, हरियाणा में जादू करे, महाराष्ट्र में जादू करे। ये देखिए जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और जिस तरह से वोट शेयर करीब 7 से 8% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का कम हो गया है, उसको फिर से वापस लाना है, 40+ करना है बीजेपी का वोट शेयर चुनाव में। तो उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा चेहरा हो जो दिन रात मेहनत करे पार्टी के लिए। जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है या जिस लेवल पे टिकट बंटवारे में जो कमी रह गई थी, या ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसको लेकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या बाकी दूसरे राज्यों में है जो कह लीजिए कि जो अपेक्षित उनको बहुमत नहीं मिला है, अपेक्षित सीटें नहीं मिली, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो होगा वो चुना जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।